का शीतकालीन सत्र संसद में आज भी हंगामे के आसार बने हुए हैं। चुनाव संबंधी सुधार बिल पेश किए जाएंगे। लोकसभा में यह बिल पेश होगा। चुनाव सुधार संबंधी बिल, फर्जी मतदान रोकने के लिए विधेयक है। विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू इस बिल को पेश करेंगे। तो शीतकालीन सत्र में आज भी लोकसभा में हंगामे के पूरे आसार हैं। चुनाव सुधार संबंधी बिल पेश होगा। मंत्री किरण रिजिजू इस बिल को पेश करेंगे। चुनाव में फर्जी मतदान को रोकने के लिए यह विधेयक लाया गया है। मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 4 पर उल्लेखित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संबंधी समिति के सदस्य रहे श्री चंद्रपाल शेलानी का निधन 81 वर्ष की आयु में 30 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में हुआ। श्री कोनिजेती रोसैया बाहरी लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश के नरसारा ओपेट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री रोसैया उद्योग और ग्रंथालय समिति के सदस्य रहे। रोसैया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री रोसैया कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्यपाल भी रहे। इससे पूर्व श्री रोसैया ने आंध्र प्रदेश विधान परिषद तथा आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। वह आंध्र प्रदेश विधानसभा के इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे दिल्ली संवाददाता रवि सिसोदिया के साथ। रवि, आज फिर से हंगामे के आसार शीतकालीन सत्र में। महत्वपूर्ण विधेयक है फर्जी मतदान को लेकर, क्या अपडेट अभी लोकसभा से? रवि, रवि मेरी आवाज मिल रही है आपको? फिर से कोशिश करेंगे रवि सिसोदिया से बात करने की। दो तस्वीरें, लोकसभा से लाइव तस्वीरें और राज्यसभा से लाइव तस्वीरें। सबसे पहले इस बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू इस बिल को पेश करेंगे। फर्जी मतदान को रोकने के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है, लेकिन हंगामे के आसार लगातार लोकसभा में बने हुए और उसके बाद इस बिल को राज्यसभा ले जाया जाएगा। फिलहाल लोकसभा राज्यसभा की लाइव तस्वीरें। शोक संतप्त परिवार दो 2021-2022 से संबंधित उद्योग पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 304वीं प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के संबंध में मैं वक्तव्य देता हूँ। There are some 5 notices under 267. First of all, the House should be allowed to function, then only you can think of it. That's why I am not admitting them. Zero over Sri Ramnath Thakur. सभापति महोदय, दिल्ली पॉपुलेशन के लिहाज से दिल्ली में दुनिया के लोग आते हैं, पूरे प्रदेश के लोग आते हैं और दिल्ली का All of you sit down. खराब है। You sit down. My priority is functioning of the House, discipline, decorum, decency, debate, discussion and decision. That is my priority. The other day, Friday, I have requested both the government and the opposition to sit together and discuss and then see to it that the House is restored and the decency and decorum is restored. But the minister met me and it's really a brief debate disappointing. No play cards. और एक बार फिर से कोशिश करते हैं, रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए। रवि, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी बिल्कुल। रवि, दोनों जो है वो सदन शुरू हो चुके हैं। राज्यसभा लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और बहुत महत्वपूर्ण बिल है फर्जी मतदान को रोकने के लिए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू इसे पेश करने जा रहे हैं। अभी क्या अपडेट लोकसभा से, उसके बाद ये बिल राज्यसभा में भी जाना है? रवि
देखिए, ये बिल आज लिस्टेड किया गया और इस बिल को आज टेबल किया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो अहम बात बताई जा रही थी वो राज्यसभा के निलंबित सांसदों को लेकर थी, जिसको लेकर जो संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने एक बैठक बुलाई थी और उस बैठक में जो 4 पार्टी हैं जिनके सांसदों को निलंबित किया गया था उन सबको बैठक के लिए बुलाया गया था। हालांकि एक विपक्षी दल की बैठक होती है सुबह में और उसके बाद तय किया जाता है कि जो बैठक बुलाएगी उस बैठक को लोग बायकॉट करेंगे। इस पर भी प्रतिक्रिया आई थी संसदीय कार्य मंत्री की और कहा था कि जो विपक्षी दल है वो सिर्फ बायकॉट की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से गतिरोध बना हुआ है, चाहे वो लोकसभा की बात करें राज्यसभा की बात करें, इस मसले को लेकर कहा जा रहा था कि बैठक के जरिए ही, बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाया जा सकता है, क्योंकि शुक्रवार को वेंकैया नायडू की तरफ से भी ये कहा गया था कि आपस में सरकार और विपक्ष दोनों बैठकर बातचीत करें और जो गतिरोध चल रहा है राज्यसभा के अंदर उसको दूर किया जाए। दूसरी तरफ अगर आप लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में अजय मिश्र टेनी जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके इस्तीफे को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है और उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि इस मसले पर लेकर सरकार को कोई फैसला लेना चाहिए और उन्हें लोकसभा के अंदर बोलने की अनुमति दी जाए। इस मसले को लेकर कई लोगों ने नोटिस भी दिया हुआ है कि इस मसले पर चर्चा कराई जाए लोकसभा में और इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि अजय मिश्र टेनी के मसले को लेकर लोकसभा में हंगामा देखने को मिल सकता है। जहाँ तक राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा में जो निलंबित सांसद हैं उस मसले को विपक्ष उठाएगी और उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि निलंबन वो पूरी तरह से गलत है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल रवि, जो सांसद निलंबित हैं और उनका भी एक जो है वो मसला आज लोकसभा के अंदर साफ तौर पर नजर आ सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि विपक्ष के हंगामे के चलते ये बिल भी खटाई में जाएगा या बचे हुए सदस्य जो है इसे पास कर देंगे। रवि, देखिए, जहाँ तक बिल का सवाल है, चूंकि नंबर्स हैं, लोकसभा में हम बात करें या राज्यसभा में बात करें, सरकार के पास नंबर हैं, ये बिल अगर टेबल होता है इस बिल को पास कराने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। जहाँ तक सदन में हंगामे की बात करें, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों की तरफ जो विपक्ष है इस बार लामबंद है और कोशिश की जा रही है कि लोकसभा के अंदर जो गृह राज्य मंत्री हैं लखीमपुर का जो मामला उस मसले पर चर्चा कराई जाए। जहाँ तक राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा के 12 सांसद निलंबित किए गए हैं। इस मसले को लेकर एक बैठक बुलाई गई तो उस बैठक का बहिष्कार किया गया, बॉयकॉट किया गया विपक्ष की तरफ से। तो ये दोनों सदन की बात करें, दोनों सदन विपक्ष ने अलग अलग रणनीति बनाई है। लोकसभा में लखीमपुर खीरी मसले को उठाने की रणनीति है और राज्यसभा में जो 12 निलंबित सांसद उस मसले को उठाने की रणनीति है। जी रवि, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और आज दिल्ली नहीं आएगी ऐश्वर्या राय, सूत्रों के हवाले से खबर है। ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। पनामा पेपर लीक मामले में यह पूछताछ होनी थी। आज ईडी ने ऐश्वर्या को दिल्ली बुलाया था। तो ईडी ने आज ऐश्वर्या राय को याद किया था। ईडी को पूछताछ करनी थी, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दिल्ली नहीं पहुंचनी है ऐश्वर्या राय। पनामा पेपर लीक मामले में ईडी ने ऐश्वर्या को दिल्ली बुलाया था। ऐश्वर्या राय का भी जिक्र पनामा पेपर लीक में। और शंकर आनंद दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। शंकर, क्या ऐश्वर्या राय ने जो है वो अग्रिम एप्लीकेशन दी है ईडी को नहीं पहुंचने के लिए? देखिए, पनामा पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के रडार पर ऐश्वर्या राय आ चुकी हैं। हालांकि ऐश्वर्या राय से संबंधित पिछले कई जो जानकारियां जो है पिछले कुछ समय से जांच एजेंसी जुटा रही थी और इस मामले में ऐश्वर्या राय समेत कई ऐसे बड़े जो फिल्म स्टार जो है उसका नाम जिस तरह से सामने आया था, तो इस मामले में सच्चाई को जानने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने इस मामले पर नोटिस भेजा था और आज सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जो 10:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, जिसमें कि बताया गया था कि 10:30 बजे ईडी के मुख्यालय में ऐश्वर्या राय को पहुंचना है। लेकिन जहां तक हमारे ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि आज पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए ऐश्वर्या राय नहीं आ रही है। यानी कि अब ईडी दूसरा एक समन जो है वो जारी करेगी और अगला जो तारीख है वो तारीख मुकर्रर किया जाएगा और उस अगली तारीख पर ऐश्वर्या राय पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए आएंगी। और अगर मामले की बात करें तो जिस तरह से इस मामले में ये पिछला कुछ साल पुराना ये मामला है और उस मामले में काफी जो पैसे का इन्वेस्टमेंट का जो मामला सामने आया था, तो इसी मामले में ईडी जानना चाहती है कि ऐश्वर्या राय से जुड़े जो संपत्ति है उसका जो विदेश में जो पैसा का इन्वेस्टमेंट है, तो किस तरह का इनपुट था, किस तरह का मामला है,
इस मामले में जय शंकर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जयपुर में जवाबदेही यात्रा, सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय दिखाएंगी हरी झंडी। शहीद स्मारक से ये यात्रा शुरू होगी। 45 दिनों में सभी 33 जिलों में ये यात्रा जाएगी। 2 फरवरी 2022 को ये यात्रा जयपुर लौटेगी। यात्रा के साथ करीब 65 कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और बने रहेंगे। तो सभी 33 जिलों में इस यात्रा को ले जाया जाएगा। यात्रा का नाम रखा गया जवाबदेही यात्रा। अरुणा राय इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगी। सभी 33 जिलों में ये यात्रा जाएगी। 65 कार्यकर्ता इस यात्रा में लगातार 33 जिलों में बने रहेंगे 65 दिनों के लिए। शहीद स्मारक से ये यात्रा शुरू होगी और उसके बाद राजस्थान के सभी 33 जिलों में ये यात्रा पहुंचेगी और 2 फरवरी 2022 को ये यात्रा वापस जयपुर लौट आएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे संवाददाता राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। राकेश, क्या कार्यक्रम रहने वाला जवाबदेही यात्रा का, कितनी देर में ये रवाना होने वाली है और 33 जिलों के अंदर किस तरीके से इसको शेड्यूल किया गया है? राकेश। बिल्कुल, देखिए आसिफ, जिस तरीके से जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एक वादा किया था कि जवाबदेही कानून राजस्थान में लाया जाएगा, जिसमें जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और जो नेता हैं, उनकी जवाबदेही जनता के प्रति तय की जाएगी। जो एक निर्धारित उसके लिए समय वक्त निकाला जाएगा, लेकिन वो कानून अभी तक नहीं बना है। इसी को लेकर कई सामाजिक संगठन जो पिछले कई सालों से कार्य कर रहे थे, वो आज यहाँ जयपुर में जयपुर से पूरे राजस्थान में एक विशाल रैली जवाबदेही कानून की मांग को लेकर के निकालने वाले थे, लेकिन यहाँ सुबह सुबह पुलिस ने इनको हठधर्मिता से हटाने की कोशिश की है। दरी पट्टियां इनकी हटा दी गई हैं और जो स्पीकर है उसको चूंकि वहां से उसको भी नहीं बजाने दिया जा रहा है। जो यहाँ पर जो कई सामाजिक जो संगठन है वो जुड़ करके और जनता के लिए जो एक सिस्टम का जवाब होता है, उस जवाब के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर के राजस्थान भर में एक आंदोलन करने की तैयारी थी और ये टीमें यहाँ से निकलकर पूरे राजस्थान के सभी जिलों में जाती। हमारे साथ यहाँ पर वो सामाजिक संगठन, आप बताइए किस तरह की आपकी मांग थी, क्या कुछ आप इस रैली को लेकर के तैयारी कर रही है? ये रैली नहीं है, ये एक उद्घाटन है, ये एक लॉन्च है जवाबदेही यात्रा का। एक सभा होनी थी और उसके बाद हमें जाना था और राजस्थान पुलिस हमारे संवैधानिक हक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को टोटली सप्रेस कर रहा है, उसका दमन कर रहा है। ये दमनकारी राजस्थान पुलिस हमारे माइक वाले को धमकी देती है, हमारे माइक वाले को धक्का देती है। 12 घंटे पहले एक दिन इनको अंदर बंद करके रखा और आज अभी भी हॉर्न ले गए। ये सामान तो हमने रेस्क्यू कर दिया। राजस्थान पुलिस का ये बर्ताव बिल्कुल फांसीवादी पुलिस का बर्ताव जैसे है और हम इसको लड़ेंगे। हमें जवाबदेही चाहिए, हमें पुलिस से जवाबदेही चाहिए, हमें आनंद श्रीवास्तव पुलिस कमिश्नर से जवाबदेही चाहिए। क्या वो हमारे संवैधानिक हक कम करेंगे? क्या वो हमारे संवैधानिक हक छीनेंगे? तो यात्रा यहीं से होगी, माइक लगेगा और हम शुरू करें। जी राकेश, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे समय समय पर लेते रहेंगे। हमारे संवाददाता राकेश
शहीद स्मारक पर मौजूद हैं और ये यात्रा शुरू होनी थी, उससे पहले पुलिस के साथ ये विवाद सामने आया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। के भंवरगढ़ थाना क्षेत्र में रविवार रात बदमाशों ने एक दंपति पर हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। मिली जानकारी के मुताबिक पति पत्नी सामाजिक समारोह से वापस अपने गांव गाड़ी घटा लौट रहे थे, तभी घड़ावली नदी के पास 6 बदमाशों ने इनकी बाइक को रोक लिया और बाइक चला रहे शख्स के साथ मारपीट कर दी। इस दौरान कुछ बदमाशों ने शख्स की पत्नी से गहने छीन लिए। घटना के दौरान चिल्ला रहे 8 वर्षीय बालक को बदमाशों ने धक्का देकर झाड़ियों में फेंक दिया। घटना के बाद पीड़ित दंपति ने भंवरगढ़ थाने में शिकायत दर्ज करवाई। वहीं पुलिस अधिकारियों ने मौके पर जाकर पड़ताल की। फिलहाल आरोपियों का कोई सुराग नहीं लग पाया। अगल बगल मोटरसाइकिल लगा दी और हम मोटरसाइकिल पर खींच के और मेरे ये गले का मंगलसूत्र और चाबी चल्ला और लर और खानन के निकाल रहे और पैसे निकाल रहे और कपड़े भी ले गए। हमारे साथ मारपीट भी करी हमारे साथ। और पाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रांसपोर्ट नगर में कुछ दिन पहले एक साथ 7 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए का सामान और नकदी चुराने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक चोरों ने बेंगलुरु से पाली आकर वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने बेंगलुरु में भी पुलिस के दल को छकाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। इस तरह से उस टीम ने लगातार भरसक प्रयास किए और वारदात की गंभीरता को देखते हुए मुस्तबान दोनों, जिसमें एक जालौर निवासी है घीसूपाल सिंह एवं एक आंध्र प्रदेश के अनंतपुर का निवासी है, दोनों को हमारी टीम ने कर्नाटक के बेंगलुरु से दस्तयाब किया और इमरोजा लाकर पेश किया, जिन्हें बाद पूछताछ आज गिरफ्तार किया गया। राजसमंद जिले के रेलमगरा इलाके में स्थित हिंदुस्तान जिंक की सिंदेसर खुर्द माइंस के बाहर आज मजदूरों ने हंगामा खड़ा कर दिया। करीब 100 से ज्यादा मजदूर सुबह 6 बजे माइंस के गेट पर पहुंचे और मानव श्रृंखला बनाकर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारी मजदूरों ने फैक्ट्री में काम करने जा रहे मजदूरों को अंदर जाने से रोक दिया। प्रदर्शनकारी मजदूरों ने बताया कि करीब 2 साल पहले हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन ने कोरोना महामारी के समय 300 से ज्यादा मजदूरों को काम से निकाल दिया था, लेकिन कुछ ही मजदूरों को वापस काम पर लिया। ऐसे में 100 से ज्यादा मजदूर पिछले 1.5 साल से बेकार बैठे हैं, जिससे मजदूरों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। में ऐसे ही घुमाया जा रहा है। हमने 2-3 बार पहले भी स्ट्राइक की थी, उसमें हमें केवल संतावना दी गई है, हमारे साथ कुछ न्याय नहीं हुआ है और जिनको हुआ है उनको टेम्पररी कोई महीने 1.5 महीने के लिए रखा है, उसके बाद वापस निकाल दिया है। जो हमारा पुनः रोजगार था बिल्कुल छीन लिया गया है। हम मीडिया के माध्यम से यही चाहते हैं कि हमें पुनः रोजगार मिले। जो भी हिंदुस्तान जिंक के मैनेजमेंट जो भी है वो आके केवल आश्वासन देते हैं कि हम इधर अब कर देंगे, 1 साल के बाद कर देंगे, 6 महीने में कर देंगे। 2 साल हो गए पूरे, बिल्कुल नहीं हुआ। और हमारे भी बाल बच्चे हैं, मेरा परिवार में मैं अकेला हूँ जिम्मेदारी उठाने वाला, तो मैं क्या करूँ। मतलब कोरोना काल ऐसे तो परिस्थिति खराब है, ऐसे 10 लाख का लोन ले रखा है तो कैसे करूँ। अभी तक भूखे मरने की नौबत आ रही है और मैनेजमेंट अभी तक नहीं सुन रहे और बाहर के आदमी रेगुलर आके 10-15 आदमी रेगुलर लगा रहे और हमारे क्या बोलते हैं जगह नहीं है, भूखे मरने की ये नौबत आ रही है। मरुधरा में अब प्रदेश बीजेपी अपने खजाने को भरने की तैयारी में जुट गई है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें फंड जुटाने का टास्क दिया है। फंड कलेक्शन के लिए प्रदेश बीजेपी 25 दिसंबर से 11 फरवरी तक समर्पण निधि अभियान चलाएगी। बीजेपी शुरू करेगी समर्पण निधि अभियान। पार्टी फंड के लिए राशि कलेक्शन प्लान,
बीजेपी वर्कर्स को मिला फंड रेजिंग टास्क। 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस से और 11 फरवरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि समर्पण दिवस तक ये अभियान चलेगा। सुना आपने, प्रदेश बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि 11 फरवरी तक समर्पण निधि अभियान चलाएगी। इस दौरान पार्टी प्रवासी राजस्थानियों के साथ साथ स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं से फंड कलेक्ट करेगी। अभियान से पहले प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और उन्हें फंड रेजिंग टास्क सौंपा गया। हम इसमें पार्टी के सभी प्रवासी बंधुओं का सहयोग लेंगे। जो नॉन रेजिडेंट राजस्थानी जो विदेशों में रहते हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि पार्टी की आर्थिक मजबूती के लिए इसमें सहयोग करें। और इस निमित्त आज पार्टी के प्रदेश के जिलों के जिला कोषाध्यक्ष और पार्टी के सभी प्रमुख लोग और एक समिति प्रदेश स्तर की, इसी तरीके से संभाग और जिला स्तर की ये समितियां इस काम को ठीक तरीके से अंजाम देंगी। समर्पण निधि के तहत पद के हिसाब से राशि तय की जाएगी, जिसे पार्टी ने 37 कैटेगरी में विभाजित किया है। सांसद से 1 लाख, विधायक और जिला प्रमुख से 51,000, जिला उप प्रमुख से 21,000 रुपए लिए जाएंगे। बाकी कैटेगरी के लोगों की भी राशि विभाजित होगी। इसमें महापौर से लेकर स्थानीय निकाय में पदों पर बैठे हुए पार्टी वर्कर शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बताते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। हम लोग कांग्रेस की तरह लूटने में भरोसा नहीं करते हैं। हम भरोसे के साथ लोगों की इच्छा के अनुसार उसमें उनके परिश्रम का अंशदान लेते हैं। इसलिए कांग्रेस को और बीजेपी को इस नाते कंपेयर नहीं किया जा सकता। उन्होंने क्या आचरण किया था और उनकी दशा क्यों हुई है, इसके कारण वो खुद हैं, इसलिए आरोप लगाते हैं, उनकी निराशा है। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन से शुरू होने वाले समर्पण निधि अभियान को लेकर पार्टी अभी से तैयारियों में जुट गई है, ताकि पार्टी फंड के लिए ज्यादा से ज्यादा राशि का कलेक्शन कर सकें। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।